हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे आरबीएससी का अध्याय 2 नर एवं मादा युग्मकोद्भिद की संरचना एवं विकास, मेल एंड फीमेल गेमेटोफाइट स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। तो इसमें सबसे पहला हमारा टॉपिक होगा नर युग्मकोद्भिद की संरचना एवं विकास, मेल गैमेटोफाइट स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। तो मेल गैमेटोफाइट का निर्माण कैसे होता है, संरचना क्या है इसकी और इसका विकास क्या है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो हम लोगों को पता है कि आवृतबीजी पादपों के अंदर नर जननांग को हम क्या बोलते हैं, पुंकेसर बोलते हैं। एक इकाई क्या हो जाएगी इसकी, पुंकेसर। वैसे क्या बोलते हैं, पुमंग बोलते हैं। पूरे ग्रुप को क्या बोलते हैं, पुमंग बोलते हैं, और एक इकाई को बोलते हैं पुंकेसर। तो नरजन आवर्तबीजी पादपों के अंदर नरजननांग वाले भाग को क्या बोलेंगे अपन, नरजननांग वाले भाग को, नरजननांग वाले भाग को क्या बोलेंगे अपन, पुंकेसर बोलेंगे। ठीक, जिसे स्टेमेन भी बोलते हैं। और आवर्तबीजी पादपों के अंदर जो जनन वाला भाग होता है वो कौन सा होगा, फूल वाला भाग होगा। अपने को पता है पुष्प वाला भाग होगा, वो ही क्या होता है, नरजनांग वाला अंग होता है। और जो पुष्प है वो क्या है, एक प्रकार का मॉडिफाइड क्या है, प्रोरो है, रूपांतरित क्या है, प्रेरो है। रूपांतरित मॉडिफाइड क्या है, प्रोरो है। रूपांतरित प्रोरो है क्या है, यहाँ पर हमें पता है कि जब बीज होता है, और जो बीज है, बीज के अंदर दो भाग होते हैं, एक होता है मूलांकुर और एक होता है भाग परांकुर। तो मूलांकुर से किसका विकास होता है, मूल का, और परांकुर से किसका विकास होता है, प्रेरोह का विकास होता है। मूल किसका निर्माण करती है, जड़ का निर्माण करती है, और प्रेरोह वो किसका निर्माण करता है, तना का निर्माण करेगा, कलिका का निर्माण करेगा, या पत्ती का निर्माण करेगा। ठीक है, तो फूल ही क्या है, प्ररोह का रूपांतरित भाग है। ठीक, अब फूल के अंदर अपन देख सकते हैं, दो फूल मैंने ला रखे हैं। तो इस फूल के अंदर जो बाह्य दल पुंज है, जो कांटों में रूपांतरित हो रहा है, ये दल वाला भाग है। एक दल है इसके अंदर, 2 3 4 5 और 6। तो इसमें कितने दल दिखाई दे रहे हैं, 6 दल। और इसमें अपन देख सकते हैं कि एंड्रोसियम की संख्या है वो क्या है, बहुत है, यानी कि इन्फिनिटिव है। और एक क्या है, इसमें वर्तिकाग्र है। तो ये वाला जो भाग है, जो हमें पीला पीला दिखाई दे रहा है, ये वाला जो भाग है वो ही क्या है, पुंकेसर है। ये क्या है, पुमंग है, सॉरी, क्या है ये, पुमंग है। और पुमंग के एक इकाई को क्या बोलते हैं अपन, पुंकेसर बोलते हैं। ठीक है, अब जो प्रत्येक पुंकेसर है वो कितने भाग हो, प्रत्येक पुंकेसर के अंदर कितने भाग होंगे, 2 भाग होंगे। ये पुंकेसर हो गया, पुंकेसर है ये, और इसके अंदर कितनी पालियां होंगी, 2 पालियां होंगी। और ये हो गया आपका पुंकेसर। ठीक, ये पुंकेसर है, इसके कितनी पालियां होती हैं, 2 पालियां। पहले बाहरी स्ट्रक्चर की बात करें, अंदर की बात बाद में करेंगे। तो इसके अंदर कितनी पालियां होंगी, 2 पालियां। इसके जो भाग है, इसके कितने भाग होंगे, 3 भाग। पहला है परागकोश, यहां पर जो भाग है वो क्या होगा, योजी कनेक्टिव, जो 2 पालियों को जोड़ने का कार्य करता है। और ये जो भाग है वो क्या हो जाएगा आपका, पुतंतु। ये भाग कौन सा हो जाएगा, पुतंतु वाला भाग। ठीक है, ये हो गया परागकोश, ये हो गया
आपकी योजी हो गई, पुंकेसर के अंदर बात कर रहे हैं अपन, और ये हो गया परागकोश, ये हो गई योजी, और ये वाला भाग है जो क्या हो गया पूतंतु। इसका मतलब जो परागकोश है, पुंकेसर है, वो कितने भागों में डिवाइड हो गया? पहला है परागकोश, दूसरा भाग क्या हो गया? पुंकेसर, तीसरा भाग, सॉरी पुंकेसर नहीं, परागकोश हो गया पहला भाग, दूसरा भाग क्या हो गया? योजी हो गया, और तीसरा भाग कौन क्या हो गया इसका? पूतंतु। अब जो परागकोश है, ये परागकोश की तो स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं अपन पूतंतु की। तो ये पूतंतु है, ठीक है। अब ये पूतंतु के नीचे यहां पर क्या आ जाएगा? फिर पुष्पासन आ जाएगा। पुष्पासन, क्या आ गया? पुष्पासन। पुष्पासन यानी कि जो पूतंतु है वो परागकोश को किससे जोड़ने का कार्य कर रहा है? सीधी सी बात है, पुष्पासन से जोड़ने का कार्य कर रहा है। और यहाँ पर जो कनेक्टिव है वो क्या काम करेगी? परागकोश को पूतंतु से जोड़ने का कार्य करेगी। कौन? कनेक्टिव, योजी अपन जिसे बोल रहे हैं। ये हो गया परागकोश, और प्रत्येक परागकोश के अंदर कितनी पालियां होंगी? 2 पालियां होंगी। हम अगर बात करें कि प्रत्येक परागकोश के अंदर कितनी पालियां होंगी? 2 पालियां होंगी। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। नरयुग्मकोद्भिद की संरचना विकास पढ़ रहे। आवर्ती बीजी पादपों के अंदर नर जननांग क्या होगा? पुंकेसर होगा। वैसे कितने भाग पाए जाते हैं? फूल के 4, पुष्प के 4 भाग होते हैं। सबसे बाहर होता है बाह्य दल पुंज, जिसके एक भाग को क्या बोलते हैं? बाह्य दल बोलते हैं। दल पुंज होता है, जिसके एक भाग को क्या बोलते हैं? दल बोलते हैं। तीसरा होता है पुंकेसर और जायांग, ठीक है। पुमंग या स्त्री केसर अपन बोल सकते हैं, ठीक है। आगे फूल के भाग हो गए। रूपांतरित प्ररोह है, कौन? पुष्प है जो रूपांतरित मॉडिफाइड प्ररोह है। 2 भाग होते हैं बीज के, मूलांकुर से मूल बनता है और पुरांकुर से प्ररोह बनता है। और अपन क्या पढ़ रहे थे? पुंकेसर। पुंकेसर के 3 भाग हो गए, परागकोश, योजी और पूतंतु। परागकोश के अंदर कितनी पालियां होंगी? 2 पालियां होंगी, जिसके अंदर परागकणों का विकास होगा। और योजी जो है वो किसको जोड़ने का कार्य करती है? परागकोश को और पूतंतु को जोड़ने का कार्य करती है, ठीक है। अब केवल और केवल किसकी बात करें अपन? परागकोश की बात करें। परागकोश, तो प्रत्येक परागकोश में, परागकोश हो गया, एक पुंकेसर के अंदर एक परागकोश होगा। प्रत्येक परागकोश के अंदर कितनी पालियां होंगी? 2 पालियां होंगी, केवल मालवेसी को छोड़कर। मालवेसी के अंदर, मालवेसी कुल के अंदर कितनी पालियां पाई जाती है? केवल 1 पाली पाई जाती है, केवल 1 पाली पाई जाएगी, 1 पाली, ठीक। परागकोश में 2 पालियां होंगी, आवर्ती बीजी, सभी आवर्ती बीजी में। और प्रत्येक पाली के अंदर, प्रत्येक पाली के अंदर कितने लघु बीजाणु धानियां होंगी? 2 लघु बीजाणु धानियां होती है। कितनी लघु बीजाणु धानियां होती है? 2 लघु बीजाणु धानियां होती है। ये बात हम किसके कर रहे हैं? पुंकेसर या लघु बीजाणु धानी की बात कर रहे हैं, स्टेमन या माइक्रोस्पोरेंजियम की बात कर रहे हैं, ठीक है। जैसे अपन परागकोश की संरचना, अगर कोई भी परागकोश है, परागकोश को अगर अपन अनुप्रस्थ काटते हैं, तो अनुप्रस्थ काटने पर हमें इस प्रकार की स्ट्रक्चर जो हमें दिखाई पड़ेगी। थोड़ा फास्ट बना रहे हैं। ये जो संरचना है, इस प्रकार की जो संरचना है हमें क्या पड़ती है? दिखाई पड़ती है। ये बीच में क्या जाती है? कनेक्टिव आ जाती है। तो इस प्रकार की संरचना दिखाई पड़ती है। ये क्या हो गया? बाहर का हो गया परागकोश, ठीक है। बात क्या कर रहे थे कि प्रत्येक पाली में, परागकोश के 2 पाली होंगी, एक पाली तो इधर वाली होगी और एक पाली इधर वाली होगी। 2 पालियां होंगी, 2 लघु बीजाणु धानियां। कितने पालियों में? केवल 1 पाली के अंदर कितनी लघु बीजाणु धानी होती है? 2 पालियां। मतलब इसके अंदर 1 और इसके अंदर 1, तो 2 हो गई। 2 लघु बीजाणु धानी होगी, 2 लघु बीजाणु धानियां, 2 लघु बीजाणु धानी हो गई। अब 2 लघु बीजाणु धानियों के अंदर किसका निर्माण होता है? लघु बीजाणुओं का विकास होता है। लघु बीजाणु को बोल दो, या पराग कणों का क्या होता है? विकास होता है,
ठीक है, ये किसकी संरचना हो गई, परागकोश। ये तो बाहरी स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। अगर अपन आंतरिक स्ट्रक्चर अगर समझने लगे तो सबसे पहले क्या होगा, जो परागकोश है, परागकोश की संरचना कैसी होगी, ऐसी हो गई। परागकोश की संरचना हो गई ऐसी, ठीक है। अब ये जो परागकोश है, परागकोश है, परागकोश अगर अपन अपरिपक्व अल्प विकसित परागकोश का अनुप्रस्थ काटते हैं तो हमें इस प्रकार की संरचना दिखाई पड़ेगी, ठीक है। बीच में क्या हो जाएगी, योजी हो जाएगी। आफ्टर समटाइम्स कुछ सेल्स, कुछ समय बाद में क्या होगा, जो कुछ सेल्स हैं चारों स्थानों पर जो कोशिका है वो क्या हो जाती है, विकसित हो जाती है। 4 स्थानों पर कुछ कोशिकाएं क्या हो जाती है, विकसित हो जाती है। 4 स्थानों पर कुछ कोशिकाएं क्या हो जाएंगी, विकसित हो जाएंगी, और उनके केंद्रक हैं, उनके केंद्रक भी क्या हो जाएंगे, विकसित प्रकार के हो जाएंगे। तो वो क्या कहलाएंगी, परपसूतक कोशिका कहलाती हैं, परपसूतक कोशिका कहलाती है। और प्रत्येक परपसूतक कोशिका हो गई, प्रत्येक परपसूतक कोशिका अंदर की ओर, यानी कि इसमें विभाजन होगा तो अंदर की ओर किसका विकास करेगी, बीजाणु जनक उत्तक का क्या करती है, विकास करती है। बीजाणु जनक उत्तक का अंदर की ओर विकास करती है, और बाहर की ओर किसका विकास करेगी, भित्ति का विकास करेगी। किसका विकास करेगी, भित्ति का विकास करेगी, बोल का विकास करेगी, ठीक है। बीजाणु जनक उत्तक का किधर, बाहर की ओर, और अंदर की ओर किसका विकास करेगी, भित्ति का विकास, सॉरी, बीजाणु जनक उत्तक का अंदर की ओर विकास करती है और भित्ति का बाहर की ओर विकास करती है। मतलब एक कोशिका, एक परपसूतक कोशिका, ये 4 परपसूतक कोशिका हो गई जो बाद में चलकर किसका विकास करती है, लघु बीजाणु धानी का विकास करती है, ठीक है। अब इसकी अगर एक कोशिका के अगर बात करें अपन, परागकोश की स्ट्रक्चर के अंदर की बात करें तो सबसे बाहरी बार, जो सबसे बाहरी का आवरण है, भित्ति सेल डिवाइड होगी, अपनातिक और परिणातिक विभाजन होंगे, डिवाइड होगी तो कितनी परतों का निर्माण करेगी, देखो। पहली परत हो गई बाह्य त्वचा, दूसरी परत हो गई अंतस्त्वचा, तीसरी परत हो गई मध्य परत, चौथी परत हो गई टेपिटम। सबसे बाहरी बार कौन सी हो जाएगी, बाह्य त्वचा हो गई। अब इसके अंदर अपन एक और लेयर बना देते हैं, ये एक परतीय लेयर है, ये कौन सी है, एक परतीय लेयर है। इसे अपन क्या बोल सकते हैं, एंडोथीसियम। क्या बोल सकते हैं इसे, एंडोथीसियम या अंतस्त्वचा, ठीक है। इसके अंदर वाली परत होगी मध्य परत, ये लो आपकी परागकोश की कौन सी हो गई, मध्य परत होगी। ये सामान्यतः कितने आवरण युक्त होती है, सिर्फ और सिर्फ 3, लेकिन कई पादपों के अंदर ये दो परतों की भी बनी होती है। लास्ट वाली परत है सबसे अंदर की परत, टेपिटम है, ठीक है। 4 हो गई, बाह्य त्वचा, अंतस्त्वचा, मध्य परत, टेपिटम। बाह्य त्वचा क्या काम करेगी, वही सुरक्षा करने का काम जो बाह्य त्वचा सामान्य रूप से करती है। अंतस्त्वचा का काम क्या होगा, इसके अंदर अल्फा सेलुलोज की रेशेदार पट्टियां पाई जाती है। अंतस्त्वचा के अंदर अल्फा सेलुलोज की रेशेदार पट्टियां पाई जाती है, जो सामान्यतः कौन से आकार की होती है, यू आकार की होती है। मध्य परत सामान्य वो 3 स्तरीय आवरण होगा, और ये कौन सा होगा आपका, टेपिटम। टेपिटम का काम क्या होता है, मध्य परत जो होती है वो क्या हो जाती है कि लघु बीजाणु बनने से पूर्व क्या हो जाती है, बीजाणु मात्र कोशिका को, ध्यान से सुनना, बीजाणु मात्र कोशिका को, बीजाणु मात्र कोशिका व किसको, परागकण को, परागकण को
पोषण देकर क्या हो जाती है, ये नष्ट हो जाती है, पोषण देकर नष्ट हो जाती है। वैसे पोषण देने का मेन काम कौन करता है, टेपिटम करता है, जो बीजाणु मात्र कोशिका और परागकणों को क्या देता है, पोषण देने का कार्य करता है। तो ये संरचना हो गई। अपन फिर से बात करें, जो परागकोश है, परागकोश के अंदर 4 प्रकार की कोशिका कुछ समय पश्चात क्या हो जाती है, आकार में बड़ी हो जाती है, जिसे क्या बोल रहे हैं, परमसूत्रक कोशिका। और प्रत्येक परमसूत्रक कोशिका के अंदर की ओर बीजाणु जनक उत्तक का निर्माण हो रहा है और बाहर की ओर भित्ति कोशिका का निर्माण हो रहा है। हाँ, ये और बात कि जो परिवर्धन है वो कोशिका की केवल एक ग्रुप से होता है, जैसे इस वाले ग्रुप से हो गया, तो इस प्रकार के ग्रुप से होता है। तो जब किसी भी कोशिका के ग्रुप से निर्माण होता है या समूह से जो निर्माण होता है, इस प्रकार के परिवर्तन को क्या बोलते हैं, यू स्पोरेंजिएट प्रकार का परिवर्तन, यू स्पोरेंजिएट प्रकार का परिवर्तन। क्लियर, जो स्पोरेंजिएट प्रकार का परिवर्तन हो गया। जो स्पोरेंजिएट प्रकार का परिवर्तन हुआ, अंदर की ओर बीजाणुजनक उत्तक व बाहर की ओर भित्ति बनी। भित्ति कितनी हो गई, 4 हो गई। पहली बाह्य त्वचा, दूसरी कौन सी हो गई, अंतः त्वचा, मध्य परत मिडल लेयर, टेपिटम हो गई। एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, मिडल लेयर और टेपिटम। ठीक है, अब अपन टेपिटम के भाग पढ़ते हैं। वैसे टेपिटम परिपक्वन के आधार पर 2 प्रकार की होती है, एक होता है पी टेपिटम और एक होता है सी टेपिटम। एक होगा पी टेपिटम और एक होगा सी टेपिटम। पी टेपिटम, पी टेपिटम हो गया एक, और एक होगा आपका सी टेपिटम। सी टेपिटम दोनों का बिल्कुल सरल सा है। अगर प्राइमरी भित्ति कोशिका से, प्राइमरी या प्राथमिक बोल सकता हूं, प्राइमरी भित्ति कोशिका, अपने को पता है कि जो टेपिटम का विकास हुआ वो भित्ति कोशिका से हुआ। लेकिन अगर प्राइमरी वॉल सेल से निर्माण होता है तो वो पी प्रकार की होती है। याद कैसे रखोगे, पी टेपिटम प्राइमरी वॉल सेल। ये सी टेपिटम है, इसका निर्माण कैसे होगा, इसका निर्माण संयोजी उत्तकों से होता है। संयोजी उत्तकों से अगर टेपिटम का विकास होता है, टेपिटम का परिवर्तन होता है, तो वो कौन सा होगा, सी प्रकार का टेपिटम। टेपिटम कितने प्रकार के होंगे, ये परिपक्वन के आधार पर थे, बता दूं, ये परिपक्वन के आधार पर थे। और वैसे टेपिटम कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। एक होगा अमीबीय या पेरीप्लाज्मोडियम टेपिटम, पेरीप्लाज्मोडियम टेपिटम। दूसरा कौन सा हो जाएगा, अमीबीय या पेरीप्लाज्मोडियम टेपिटम, अमीबीय या पेरीप्लाज्मोडियम टेपिटम। दूसरा कौन सा हो जाएगा, स्रावी टेपिटम, स्रावी टेपिटम। अमीबीय या पेरीप्लाज्मोडियम टेपिटम किसे कहते हैं, अमीबीय या पेरीप्लाज्मोडियम। अमीबा कैसा होता है, उसका जीव द्रव्य क्या हो जाता है, एक जगह इकट्ठा हो जाता है। ऐसे ही क्या होगा, अमीबीय या पेरीप्लाज्मोडियम टेपिटम में क्या होता है कि जो टेपिटम की जो कोशिका है, टेपिटम की जो भित्ति है वो क्या हो जाती है, टेपिटम की भित्ति है वो क्या हो जाती है, अपघटित हो जाती है। टेपिटम की भित्ति कैसे हो जाती है, अपघटित हो जाती है। अपघटित हो गई, टेपिटम की भित्ति अपघटित हो गई, और इसका पूरा जो प्रोटोप्लास्ट है वो भी क्या हो जाता है, अपघटित हो जाता है। और अपघटित हो जाने के पश्चात ये एक प्रकार का जीव द्रव्य है या अमीबीय प्रकृति का हो जाता है। सीधी सी बात कह दे कि ये कैसा हो जाता है, अमीबीय प्रकृति का हो जाता है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, अमीबीय टेपिटम बोलते हैं। जो क्या करता है, ये क्या हो गई, परपसूत्रक कोशिका, या अपन इसे बोल सकते हैं कि लघु बीजाणुधानी हो गई एक। ठीक है, अब लघु बीजाणुधानी के अंदर ये जो टेपिटम है, अमीबीय प्रकार का टेपिटम है, जो प्रवेश कर जाता है और फिर क्या करता है, प्रवेश करने के पश्चात लघु बीजाणु मात्र कोशिका को घेर कर, इसमें कौन सी सेल्स होगी, लघु बीजाणु
मात्र कोशिका, लघु बीजाणु मात्र कोशिका को घेर कर क्या देता है, पोषण प्रदान करता है। कोई तो घेर कर अटैक करता है और ये घेर कर पोषण प्रदान करता है। तो लघु बीजाणु के अंदर प्रवेश करके लघु बीजाणु मात्र कोशिका को क्या करता है, पोषण देने का कार्य करता है। स्रावी प्रकार के टेपिटम, मेन इंपोर्टेंट टेपिटम, क्योंकि यही प्रकार के टेपिटम द्विबीजपत्री पादपों में पाई जाती है। तो ये टेपिटम जो है वो क्या करती है, कंटिन्यूअसली लिपिड्स प्रकार का क्या करती है, स्रावी प्रकृति का क्या करती है, पदार्थ स्रावित करती है। जो लघु बीजाणु मात्र कोशिका, जो लघु बीजाणु मात्र कोशिका, लघु बीजाणु मात्र कोशिका क्या होती है, इतनी देर से अपन बात कर रहे हैं लघु बीजाणु मात्र कोशिका। देखो लघु बीजाणु मात्र कोशिका वह कोशिका होती है जो लघु बीजाणु धानी के अंदर, लघु बीजाणु धानी के अंदर एक जीवधर्मी जो गाढ़ा प्रकार की होती है, जो प्राथमिक बीजाणु का निर्माण, प्राथमिक बीजाणु जन कह सकते हैं अपन इसे, तो लघु बीजाणु मात्र कोशिका कहलाती है। अब लघु बीजाणु मात्र कोशिका को पोषण देने का कार्य करती है। पोषण देने का कार्य कौन करेगा, स्रावी प्रकार की टेपिटम या परागकणों को पोषण देने का कार्य करेगी स्रावी प्रकार की टेपिटम। अपना क्लियर हो गया। एक है अमीबीय प्रकार की और एक है आपकी स्रावी प्रकार की टेपिटम। इसके बाद में अपन बात करेंगे, अपन को पता है कि पहले जो परागकोश की जो भित्ति का निर्माण हुआ तो किसका निर्माण करे, चार प्रकार की, बाह्य त्वचा हो गई, अंतर त्वचा हो गई, मिडल लेयर हो गई और उसके बाद में कौन सी हो गई आपकी, टेपिटम हो गई। अब जो अंदर की जो है वो किसका विकास करेगी, बीजाणु जन्य बीजाणु, लघु बीजाणु जनन बोल दो या बीजाणु जनन बोल दो, लघु बीजाणु जनन का क्या करती है, विकास करती है। अब लघु बीजाणु जनन क्या है, लघु बीजाणु जनक जो कोशिका है वो लघु बीजाणु जनक का क्या करती है, विकास करती है। आगे लघु बीजाणु जनन होगा, पहले कौन सी है, लघु बीजाणु बीजाणु जनक कोशिकाएं किसका विकास कर रही है, आगे चलकर लघु बीजाणु जनन होगा। अब लघु बीजाणु जनक कोशिका क्या है, लघु बीजाणु आपको पता है कि लघु बीजाणु जनन की कोशिका अंदर की ओर होगी, अंदर की ओर विकास होगा, उनमें क्या होगा, विभाजन होगा और विभाजन होने के पश्चात किसका निर्माण करेंगे, लघु बीजाणुओं का या परागकणों का निर्माण करेंगी। यह है लघु बीजाणु जनन कोशिका। लघु बीजाणु जनन कोशिका क्या है, इससे आगे मॉडिफाइड है, आगे चलकर लघु बीजाणु जनन कोशिका क्या है, लघु बीजाणु जनन क्या है, अपन को पता है कि बीजाणु मात्र कोशिका होगी किसके अंदर, ये अपन स्ट्रक्चर तीन जैसे पढ़ रहे हैं परागकोश की। तो परागकोश की एक क्या ले लेता हूं मैं, लघु बीजाणु धानी ले लेता हूं, ये निकाल दे इसको बाहर, ये आपके साथ, ठीक है। ये क्या है, लघु बीजाणु धानी, इसके अंदर क्या होगी, लघु बीजाणु धानी, और लघु बीजाणु धानी के अंदर क्या होगी, लघु बीजाणु मात्र कोशिका। लघु बीजाणु मात्र कोशिका जो कैसी होती है, शाबाश, द्विगुणित होती है, 2n कैसी होती है, द्विगुणित होती है। लघु बीजाणु मात्र कोशिका कैसी होगी, द्विगुणित होगी। अब लघु बीजाणु मात्र कोशिका में क्या होगा, विभाजन होगा, और विभाजन भी कैसा होगा, अर्धसूत्री विभाजन। कैसा होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा, मियोसिस होगा, ठीक है। अर्धसूत्री विभाजन से, लघु बीजाणु मात्र कोशिका से अर्धसूत्री विभाजन से किसका निर्माण होगा, लघु बीजाणुओं का निर्माण होगा दोस्तों। लघु बीजाणु बोल दो या परागकण बोल दो, बाद में परागकण बोलेंगे अपन, कैसे परागकण बोलते हैं ये भी देखेंगे। लघु बीजाणु मात्र कोशिका से किसका विकास हुआ, लघु बीजाणुओं का। यही तो क्या है, यही लघु बीजाणु जनन है। परिभाषा कैसे लिखोगे, लघु बीजाणु मात्र कोशिका से लघु बीजाणु बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, लघु बीजाणु जनन कहलाती है। और प्रत्येक लघु बीजाणु धानी के अंदर लघु बीजाणु मात्र कोशिका से
क्या होगा, लघु बीजाणु का निर्माण होगा। और कितने लघु बीजाणुओं का निर्माण होगा, 4 लघु बीजाणु का निर्माण होगा, जिसे अपन क्या बोलते हैं, टेट्राड बोलते हैं, चतुष्क बोलते हैं। इसका निर्माण होगा, चतुष्क का निर्माण होगा। ठीक है। अब जो लघु बीजाणु बने हैं वो अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। लघु बीजाणु जैसे चतुष्फलकीय, चतुष्फलकीय होगा, एक होगा द्विपार्श्व सममित होगा, एक टी आकार का हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे अलग अलग प्रकार के पढ़ेंगे, लेकिन यहां तक समझ में आना चाहिए कि लघु बीजाणु धानी के अंदर क्या है, लघु बीजाणु मात्र कोशिका है, और लघु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन हुआ तो किसका विकास हुआ, 4 लघु बीजाणु धानियों का विकास हुआ। यानी कि एक मियोसिस हुआ तो 4 परागकणों का क्या हुआ, विकास हुआ। एक सवाल मैं भी पूछूंगा आपसे, किसका विकास हो गया, 4 लघु बीजाणुओं का विकास हो गया, जिसे अपन क्या बोल रहे हैं, चतुष्क बोल रहे हैं। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, चतुष्क बोल रहे हैं। अब ये चतुष्क का विकास होगा, चतुष्क के अंदर कौन कौन सा आएगा, चतुष्क में कौन कौन सा हो गया, पहला हो गया समद्विपार्श्व, कौन सा हो जाएगा, समद्विपार्श्व। ठीक है, समद्विपार्श्व हो गया। दूसरा, पहला तो चतुष्फलकीय कर देते हैं, चतुष्फलकीय। दूसरा हो गया समद्विपार्श्व। तीसरा हो गया रेखित। चौथा हो गया टी आकार। चौथा हो गया टी आकार। ठीक है, चतुष्फलकीय, समद्विपार्श्व हो गया, टी आकार का हो गया, और एक हो रह गया था हमारा जो क्रोशित प्रकार का कहलाता है। ठीक है, अब चतुष्फलकीय बनेंगे जो 4 अवस्थाओं के अंदर बनेंगे, चतुष्फलकीय चतुष्क बनेंगे तो चतुष्फलकीय रूप में बनेंगे। अब कौन कौन सा होगा, जो चतुष्फलकीय है उसके अंदर क्या होता है, ये जो साहब क्या हो गया आपका, ये लो 1 2 3, और चौथा क्या है भाई, ये 3 हो गए, फिर इसे चतुष्क क्यों कहा, क्योंकि जो चतुष्फलकीय के जो लघु बीजाणु बनते हैं, चतुष्फलकीय में जो लघु बीजाणु बनते हैं, लघु बीजाणु वो केवल 3 ही दिखाई देते हैं, और चौथा इनके पीछे होता है। बिल्कुल, चौथा क्या होता है इनके पीछे। समद्विपार्श्व, समद्विपार्श्व वैसे अपन ऐसे बोलते हैं, सम मतलब समान, द्वि मतलब 2, पार्श्व मतलब विभाजन, जिसे 2 भागों में विभाजित कर सके। अब ऐसा चतुष्क मैं बनाता हूं जिसको 2 भागों में विभाजित कर सके। मैंने पहले विभाजन कर दिया, और अब मैं क्या बनाऊंगा, इनके चतुष्क बनाऊंगा। ये लो साहब, ये हो गया। ये कौन सा हो गया, समद्विपार्श्व। रेखित क्रम में होगा, रेखित क्रम में क्या होगा, जो चारों प्रकार के लघु बीजाणु है वो कंटिन्यूअसली एक ही क्रम में होंगे, 1 2 3 और 4। तो चारों लघु बीजाणु क्या होंगे, एक ही क्रम में होंगे, इसे क्या बोलते हैं, रेखीय प्रकार का। अगला क्या है, टी आकार का। पहले टी बना लेते हैं अपन, पहले क्या बना लिया, टी। अब इनके ऊपर क्या लघु बीजाणु लगा देते हैं, 1 लघु बीजाणु, 2 लघु बीजाणु, तीसरा लघु बीजाणु, चौथा लघु बीजाणु। इसका मतलब क्या हुआ, ये दिखने में सही नहीं दिख रहा, यहां पर बना देते हैं। 1 लघु बीजाणु हुआ, दूसरा हुआ, तीसरा और चौथा। ये कैसे हो गया, टी आकार का हो गया, कि इनमें 2 लघु बीजाणु जो बनेंगे, 2 लघु बीजाणु तो क्या है, अनुप्रस्थ रूप से है, अनुप्रस्थ रूप से, और 2 लघु बीजाणु जो दिखाई दे रहे हैं वो क्या है, अनुदैर्ध्य रूप से या लंबवत रूप से है। ठीक है, अगला कौन सा था, क्रोशित प्रकार का। इनमें क्या होगा कि जो लघु बीजाणु है 1 2 और 3 ही लघु बीजाणु दिखाई देते हैं सामने से। कितने, 3 लघु बीजाणु, और जो कितने, समकोण पर एक दूसरे के किस पर स्थित होते हैं, समकोण पर स्थित होते हैं, एक दूसरे के समकोण पर स्थित होते हैं। ये कौन सा हो जाएगा, टी आकार का। ठीक है, सॉरी, हाँ, ये कौन सा हो जाएगा, क्रोशित प्रकार का। तो क्रोशित समकोण होगा इसमें, ऐसे याद रखो। इसमें कौन सा, टी आकार का है, तो टी के समान आकार है इसका, इसलिए क्या डाल दिया इसको, टी आकार का। अनुप्रस्थ विभाजन, अनुप्रस्थ नहीं, लघु बीजाणु। ठीक है, टी आकार का, रेखित प्रकार का, समद्विपार्श्व, चतुष्फलकीय हो गया। चतुष्फलकीय के अंदर 3 दिखेंगे, और चौथा जो होगा इसके पीछे होगा।
हाँ, अब तो लघु बीजाणु पढ़ लिए क्या अपन, कितने प्रकार के, कैसे कैसे दिखाई देते हैं अलग अलग पादपों के अंदर। ठीक है, अब है लघु बीजाणु को। जनन में अपन ने पढ़ा था कि लघु बीजाणु मात्र कोशिका से, लघु बीजाणु मात्र कोशिका से, मैं मात्र कोशिका लिख देता हूं यहां पर, मात्र कोशिका से, चलो लघु बीजाणु मात्र कोशिका से किसका विकास हो रहा था, लघु बीजाणु का विकास हो रहा था। अब जो लघु बीजाणु है, एक अर्धसूत्री विभाजन होगा यहाँ पर, अर्धसूत्री विभाजन, लघु बीजाणु मात्र कोशिका से लघु बीजाणु बनेंगे। अब जो लघु बीजाणु है वो कितने बनेंगे, 4। मतलब अगर एक अर्धसूत्री विभाजन होगा तो 4 बनेंगे, एक अर्धसूत्री विभाजन होगा तो 4 बनेंगे, 2 अर्धसूत्री विभाजन होगा तो 8 बनेंगे, 3 अर्धसूत्री विभाजन होगा तो 12 बनेंगे, ऐसे 4 अर्धसूत्री विभाजन होगा तो 14 बनेंगे। मतलब 1/4, 4/1, इसका क्या हो रहा है, आधा। लघु बीजाणु कितने हैं, 4, मतलब परागकण कितने हैं, 4 हैं, परागकण कितने हैं, 8 हैं। एक सवाल आता है कि 100 लघु बीजाणु बनाने के लिए, 100 लघु बीजाणु या परागकण बनाने के लिए, परागकण बनाने के लिए हमें कितने, हमें, मैं सवाल लिख ही देता हूं, 100 परागकण या लघु बीजाणु बनाने के लिए, 100 परागकण बनाने के लिए हमें कितने अर्धसूत्री विभाजन करने होंगे, कितने अर्धसूत्री विभाजन। अब 100 को बाद में बात करेंगे, पहले बात करते हैं 8 की। तो 8 परागकण बने तो मैंने कितने का भाग दे दिया, 2 बनेंगे, मतलब भाग कितने का लगा, 4/1 हो गया, n/4। मतलब एक बनाने के लिए संख्या हो गई, संख्या में 4 का भाग देना, अपने आप ही आ जाएगा, संख्या में 4 का भाग दे देंगे तो अपने आप ही आ जाएगा। 4 क्या बनते हैं, परागकण बनते हैं, कब, 1 पर, 2 पर कितने बनते हैं, 8 बनते हैं, तो 1/4 ही हो गया। 3 पर कितने बनते हैं, 12 बनते हैं, तो 3 एकम 3 और 3 4 जा 12। ठीक है, तो ये हो गया। मतलब 100 परागकण बनाने के लिए संख्या कितनी है, 100, संख्या कितनी है, 100। सीधा सा सूत्र याद रखो, n/4। 100 भाग कितने का दे दिया, 4 का, n बराबर कितने हो गए यहाँ पर, 100। तो 100 परागकण बनाने के लिए हमें 25 मियोसिस करने होंगे, 25 अर्धसूत्री विभाजन करने होंगे। ठीक है, यहां तक हो गया पूरा का पूरा। अब एक जो टॉपिक है, एक और है, जो क्या है, परागपिंड। क्या है, परागपिंड। अपन देखते हैं आंकड़े के अंदर, या आर्किडेसी की बात कर सकते हैं कि आर्किडेसी, कैलेट्रोपस, प्रोसेरा, आर्किडेसी कुल के अंदर क्या होता है, जो सारे के सारे लघु बीजाणु हैं, जो सारे के सारे लघु बीजाणु हैं, लघु बीजाणु एक जगह इकट्ठे होकर एक पिंड के समान संरचना बना लेते हैं, उसे क्या बोलते हैं, परागपिंड कहते हैं। उसे क्या बोलेंगे, परागपिंड बोलेंगे। और आगे क्या है, आगे है परागकोश का स्फुटन, परागकोश का स्फुटन। हमने संरचना बनाई थी परागकोश की, और परागकोश का स्फुटन जो होगा वो अनुप्रस्थ रूप से भी हो सकता है, अनुदैर्ध्य रूप से भी हो सकता है, छिद्रित रूप में भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन एक बात है इसके अंदर कि जो परागकोश की संरचना है, परागकोश की संरचना के अंदर जो ये वाला भाग है, रेड पेन से कर देता हूं, जो ये वाला भाग है, इस भाग को क्या बोलते हैं, स्टोमियम। यहां पर ध्यान से सुनना, यहां पर एंडोथीसियम अंतस्त्वचा एब्सेंट होती है। इसी कारण यहां से क्या निकलते हैं, लघु बीजाणु निकलते हैं, और परागकोश से लघु बीजाणु निकलने की क्रिया क्या है, परागकोश का स्फुटन है। अंतस्त्वचा एब्सेंट होगी, इस भाग को क्या बोलते हैं, स्टोमियम। इस भाग को क्या बोलेंगे, स्टोमियम बोलेंगे। और आगे है आपके अंदर बुक में, आरबीएससी के अंदर है, नर युग्मकोद्भिद, मेल गेमेटोफाइट। नर युग्मकोद्भिद का विकास कैसे होता है, नर युग्मकोद्भिद। ठीक है,
नर युग्मकोद्भिद का विकास कैसे होगा और कैसे वर्तिकाग्र पर जाकर निषेचन की क्रिया होती है, ये पढ़ते हैं अपन। नर युग्मकोद्भिद का जो विकास होगा, सामान्य रूप से बता देता हूं, अगली क्लास में होगा बाकी। नर युग्मकोद्भिद का जो विकास हो जाएगा उसके अंदर क्या होगा, जो परागकण है, परागकण हो गए। अब परागकण किसे बोल दिए, अपन को पता है कि ये लघु बीजाणुधानी है, और लघु बीजाणु मात्र कोशिका से क्या हुआ, लघु बीजाणुओं का निर्माण हो गया, और लघु बीजाणु चतुष्क के रूप में बने, ये साफ चतुष्क के रूप में बन गए। अब ये जो लघु बीजाणु है आपस में किसके द्वारा जुड़े होते हैं, कैलोस की भित्ति द्वारा जुड़े होते हैं, आपस में कैलोस की भित्ति द्वारा जुड़े होते हैं। और टेपिटम द्वारा स्रावित कैलेज एंजाइम, टेपिटम द्वारा स्रावित कैलेज एंजाइम इन कैलोस की भित्तियों को अपघटित कर देता है, और अंदर की ओर हमें गोलाकार संरचना दिखाई देती है, उसे क्या बोलते हैं, परागकण बोलते हैं, उसे परागकण कहते हैं। और परागकण के अंदर अपन स्ट्रक्चर देखेंगे। अब ये परागकण हो गया, परागकण के ऊपर एक स्पोरोपोलेनिन का आवरण पाया जाता है, ये बात मैं बताना भूल गया। परागकण के ऊपर स्पोरोपोलेनिन का आवरण पाया जाता है जिसका जैविक अपघटन नहीं हो सकता, और स्पोरोपोलेनिन का जमाव होता है वहां पर यूबिस्काय जो है, जो प्रोयूबिस्काय है वो यूबिस्काय में चेंज हो जाती है। प्रोयूबिस्काय किसमें चेंज हो जाएगी, यूबिस्काय में चेंज हो जाएगी। अब ये सब यूबिस्काय क्या है, हमने अभी अभी क्या पढ़ा था, स्रावी टेपिटम। तो स्रावी टेपिटम की जो प्रोफेज फर्स्ट अवस्था, मेटाफेज फर्स्ट अवस्था होती है, प्रोफेज होती है मेटाफेज के अंदर। तो प्रोफेज के अंदर क्या होता है, प्रोयूबिस्काय, कुछ गोलाकार संरचना पाई जाती है जिसे क्या बोलते हैं, प्रोयूबिस्काय। और इस पर स्पोरोपोलेनिन के जमाव के कारण ये यूबिस्काय में चेंज हो जाती है। किस में चेंज हो जाती है, यूबिस्काय में चेंज हो जाती है। तो एक परागकण मिल गया हमें, इस परागकण के ऊपर हमें पता है किसका आवरण है, स्पोरोपोलेनिन का आवरण है। वैसे परागकण दो भाग, परागकण के ऊपर दो भाग पाए जाते हैं, एक अंदर इंटाइन और एक बाहर एक्साइन। एक होगा इंटाइन जिसे अपन क्या बोलते हैं, एक होगा एक्साइन जिसे अपन बाह्य चोल बोलते हैं, और एक होगा इंटाइन जिसे अपन अंतःचोल बोलते हैं। ठीक है, एक बाह्य चोल हो गया, एक अंतःचोल हो गया। अब बाह्य चोल जैसे ये परागण हो गया, ठीक है, और ये क्या हो गया, एंटाइन एक्साइन हो गया, ये एक्साइन हो गया। मैंने ये पूरा अच्छा सही ढंग से नहीं बनाया, इस वाले पूरे वाले भाग में से कुछ मैंने छोड़ दिए, इसे बोलते हैं जनन छिद्र। यहां से ही जब परागकण का अंकुरण होता है या लघु बीजाणु का जब अंकुरण होता है तो अंदर की तरफ इंटाइन पराग नलिका के रूप में बाहर की ओर निकलती है, और ये कहां होता है, लघु बीजाणु धानी के अंदर। लघु बीजाणु का जो परिवर्धन है और जो अंकुरण है वो वर्तिकाग्र पर होगा आधा, और आधा लघु बीजाणु धानी के अंदर ही होगा। तो जनन छिद्र से निकलकर एक किसका निर्माण करती है, परागनली का निर्माण करती है। और प्रत्येक परागनली के अंदर एक जनन कोशिका होगी और एक इसका केंद्रक होता है जो दो नर युग्मकों का निर्माण करती है, जो दो नर युग्मकों का निर्माण करती है। यही क्या है, नर युग्मकोद्भिद है। यही क्या है, नर युग्मकोद्भिद है। अच्छी तरह से पढ़ेंगे अगली क्लास में, वैसे बता रहा हूं मैं। ये क्या है, नर युग्मकोद्भिद है, और ये नर युग्मकोद्भिद है। दो नर युग्मकों का निर्माण हो गया। ये नर युग्मक जो वर्तिकाग्र पर पहुंचकर जो परागनली का विकास होता है, तो एक अंड कोशिका के अंदर दो प्रतिमुखी कोशिका, दो ध्रुवी कोशिका, एक अंड कोशिका, दो सहायक कोशिका और तीन प्रतिमुखी कोशिकाएं पाई जाती है। इसे क्या बोलते हैं, ये दोनों एक केंद्रक का निर्माण कर लेते हैं जिसे द्विकेंद्रकी कहा जाता है, इनमें से एक तो क्या करेगा, इनसे सम्मिलित हो जाएगा, इससे निषेचन की क्रिया करेगा, और एक अंड कोशिका से, जो अंड कोशिका से निषेचन करेगा वो युग्मनज का निर्माण करेगा, आगे चलकर भ्रूण का विकास करता है, और जो इसके साथ निषेचन करेगा उसे क्या बोलते हैं, द्वितीयक द्विगुणित निषेचन बोलते हैं, या त्रिक संलयन की क्रिया अपन इसे बोल सकते हैं। युग्मनज का विकास होगा, भ्रूण का विकास होगा। ये किसका विकास करेगा भाई, एम्ब्रियो
या अपन बोल सकते हैं बीजाणु भ्रूण कोश का निर्माण करता है, भ्रूण कोश का क्या करता है, विकास करता है, सॉरी भ्रूण कोश का विकास करता है। ठीक है, तो ये पढ़ेंगे अगली क्लास में। तब तक धन्यवाद।